नमस्कार, मैं हूं आकांक्षु ठाकुर। राजस्थान की खास पेशकश में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे राज्य की सारी बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक पैकेज के दूसरे दौर का लेखा जोखा। वन नेशन वन राशन कार्ड होगा लागू, प्रवासियों के लिए किफायती रेंटल स्कीम की भी बात। कोरोना के बढ़ते केसों के बीच राजस्थान सरकार का नया आदेश, रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानें खुल सकेंगी, हार्डवेयर की दुकानों को भी छूट। राज्य में नहीं थम रहे हैं कोरोना के केस, 90 नए केस सामने, एक मरीज की मौत। लॉकडाउन का पॉजिटिव साइड इफेक्ट दिखा सामने, माउंट आबू में सड़कों पर दिखे मादा भालू, बच्चे भी थे साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज के दूसरे दौर का लेखा जोखा दिया। इसमें ऐलान किया गया कि सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने जा रही है, जो हर राज्य में मान्य होगा और अगस्त तक इसे 23 राज्यों के 63 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की योजना है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी अनाज देने की योजना है। प्रवासी मजदूरों को जुलाई तक मुफ्त में अनाज देंगे। मुफ्त राशन के लिए 2 महीने में 3,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं अगले 2 महीने तक 8 करोड़ प्रवासियों के हर परिवार को 5 किलो चावल या गेहूं दिया जाएगा और 1 किलो चना भी दिया जाएगा। साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए किफायती किराए के घरों की भी योजना है। इस रेंटल हाउसिंग को पीपीपी के जरिए विकसित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बेरोजगार हुए मजदूरों को काम देगी। साथ ही वित्त मंत्री ने अपने ऐलान में कहा कि शहरों से लौट रहे मजदूरों को अपने ही गांव में मनरेगा में काम दिया जा रहा है। पिछले 2 महीने में बड़े पैमाने पर मनरेगा में मजदूरों का रजिस्ट्रेशन बढ़ा है। There are about 8 crore migrants for whom benefit will reach through this free food grain supply. The central government will take the cost and they will not be charged. 3,500 crores will be spent on this intervention in the next 2 months. In order to benefit migrant workers, we are coming up with a national portability of the cards, which is public distribution ration cards can be used in any ration card, any ration shop in any part of the country, which is now being defined as one nation, one ration card. One nation, one ration card will be implemented. इधर राजस्थान कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना शर्मा का कहना है कि ये सिर्फ आंकड़ेबाजी का खेल है, इससे जनता और अर्थव्यवस्था को इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको बता दें कि जो आज आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई है, जो तमाम ऐलान किए हैं, उस पर राजस्थान कांग्रेस ने पलटवार किया है। कहा है कि जो आर्थिक पैकेज है वो काफ़ी नहीं है, आंकड़ेबाजी का खेल बताया है। आपको बता दें कि तमाम जो ऐलान किए हैं उसमें सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने की बात कही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। साथ ही कहा है कि हर राज्यों में ये सुविधा उपलब्ध की जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने 2 दिवस पहले जो 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी, उससे कुछ आशा बनी थी, लेकिन जिस प्रकार से वित्त मंत्री घोषणाओं को अब अंजाम दे रही हैं या रोड मैप प्रस्तुत कर रही हैं, वो खोखले साबित हो रहे हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार जो राज्यों के मुख्यमंत्री के सुझाव थे उसको ना तो सुनना चाहती है और न प्रमुख अर्थशास्त्री जो कभी ना कभी RBI के गवर्नर रहे हैं या इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उनकी राय को मानना चाहती है। तो सब अर्थशास्त्री चाहते हैं कि गरीब जनता के जेब में पैसा जाना चाहिए ताकि वो खरीद सके, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ सके। वो खुद जानती हैं कि जो कुछ वो कह रही हैं वो सब कुछ चीज़ें पहले से जारी योजना है, जिनको क्राइसिस होता या नहीं होता एक्सटेंशन होना ही था। तो ऐसी बातें कहकर उन्होंने स्वयं साबित कर दिया कि इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए मोदी सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय बोहरा जी, जो कि हमारे रेसिडेंट एडिटर हैं। संजय जी, सबसे पहले जानना चाहूँगी कि जो राहत पैकेज का आज ऐलान किया गया है, अगर हम राज्य स्तर पर बात करें तो कितना कारगर है? जो तस्वीरें मजदूरों की तमाम हमने देखी है, क्या उन तक सहायता पूरी तरह से पहुँच पाएगी इस पैकेज के बाद?
हेलो जी संजय जी, क्या आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी। नहीं, हाँ अब आ रही है आपका जी प्रश्न दोबारा संजय जी, मैं दोहराइए, आपसे सुन नहीं पाया। जानना चाह रही थी कि जो राहत पैकेज का आज ऐलान किया गया है, अगर हम राज्य स्तर पर बात करें तो कितना कारगर ये पैकेज आया है? मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। इस सरकार का कहना है कि देश में 8 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं। अगर हम ये मान लें कि प्रति मजदूर 1000 रुपये अगर सरकार खर्च करती है इनको लाने ले आने में, तो 8000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के खर्च होते। जो सरकार 8000 करोड़ रुपए मजदूरों को आराम से, इत्मीनान से, एक मानवीय तरीके से उनके घर जाने के लिए नहीं दे सकी, वो ये जो पैकेज अनाउंस हो रहे हैं उनमें से कितना लाखों का देगी, ये बेईमानी है। दूसरा उदाहरण देता हूँ आपको। राजस्थान इस वक्त देश में पहले नंबर पर है नरेगा में काम देने पे। 25 लाख मजदूर हैं। यदि हम 100 दिन का काम कार्य दिवस मानते हैं तो करीबन 25 करोड़ कार्य दिवस होते हैं, और 200 रुपये जो निर्मला जी कह रही है कि मिनिमम मजदूरी है, तो 5000 करोड़ रुपए तो अकेले राजस्थान खर्च करेगा। और उन्होंने नरेगा में 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं देश के 29 राज्यों को। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि उनके पैकेज में कितना वास्तविकता है और कितना उसमें सार है। ये कहते हैं ना, शो मी द मनी, तो वो मनी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ बात रियल कैश कहाँ है। आप लोगों को उसमें छूट दे रहे हैं इंटरेस्ट में, लेकिन मेरी हैसियत हो अगर कर्ज लेने की, तब तो मुझे उस छूट का फायदा मिलेगा। और मेरा जब पहले का लोन मैं नहीं चुका पाया हूँ और मैं बैंक के पास जाऊंगा कर्ज लेने के लिए, तो क्या बैंक मुझे कर्ज देगा? तो ये इस पैकेज में कुछ खास नहीं है। इसको हिंदी में तो बहुत ही बढ़िया कहावत है, थूथा चना बाजे घना। जी संजय जी, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश संयुक्त सचिव संजय माधव जी जुड़ गए हैं। संजय जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि किसानों को कितनी राहत इस पैकेज से मिलती है, आपको दिखाई दे रही है? आकांक्षा जी, मुझे तो लगता नहीं है कि किसानों को कोई राहत मिलने वाली है जी। ये तो सिर्फ एक जो है घोषणा है, और इसमें कोई ज्यादा दम जो है किसानों के लिए नहीं है। किसानों की जो लंबे समय से मांग चली आ रही थी किसान पहले से, हिंदुस्तान किसान जो है बहुत बड़े संकट में घिरा हुआ है। कृषि संकट में पूरे देश का किसान पीड़ित है, और इसके लिए लगभग पिछले 3-4 साल से किसान संघर्ष समन्वय समिति और अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन देश के अंदर चला हुआ है। और उस आंदोलन के तहत किसानों की मांग थी, किसानों का जो है संपूर्ण कर्जा माफ किया जाए, और कर्जा माफ करने के साथ में बिना ब्याज के कर्ज दिया जाए। अभी तो ये जो कोविड-19 के आने के बाद में तो किसानों की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। यदि हम देखें तो वास्तविकता ये है कि आज जो है किसान जो है अपना जो रबी का फसल है उसे लगभग उसने 30 से 40% समर्थन मूल्य से कम पर बेचने को मजबूर हुआ है। फसलें बिक नहीं रही है। कोविड-19 का जो बंदी लॉकडाउन जो सरकार ने किया बिना सोच समझे, बिना प्लानिंग के, उसके कारण सबसे ज्यादा नुकसान जो है किसानों को उठाना पड़ा है। उसका दूध, उसका सब्जियां, वो बहुत ही जो है बड़ी संख्या में नष्ट हो गई है, और वो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान जो है किसानों को हुआ है। तो ये जो घोषणाएं हैं, ये सिर्फ जैसा अभी साथी पूर्ण वक्ता बताए थे, सिर्फ घोषणाएं हैं, इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। वास्तविकता तो ये सरकार ये घोषणा करती कि तमाम जो क्रेडिट कार्ड पर कर्जा है या पुराने किसानों को कर्जा है, पहले उस कर्जे को माफ करती। उस कर्जे को माफ करने के बाद में फिर नया कर्जा जो है उस क्रेडिट कार्ड पे अगली फसल खरीद की फसल के लिए अगर कर्जा दिया जाए किसान को, तो किसान की कुछ थोड़ी बहुत जो है राहत मिल सकती है। अगली फसल के लिए इसको बीज, खाद, वो जो है चीजें इसको उपलब्ध करवाई जाए। डीजल जो अभी ये जो हवाई जहाजों को तो डीजल मिल रहा है 22 रुपए लीटर, और किसान जो डीजल खरीद रहा है उसको मिल रहा है 80 रुपए लीटर। ये कहाँ का न्याय है? सरकार उस डीजल को जो हवाई यात्रा करने वालों को 22 रुपए लीटर पे दे रही है, वो कम से कम किसान को 15-20 रुपए लीटर पे दे, तो डीजल से खेती करने वाले किसान है, ट्रैक्टर में काम में आने वाले किसान है, उससे कुछ राहत मिलेगी। जी, तो जो इंस्टेंट राहत मिलनी चाहिए थी किसानों को, वो इस पैकेज से फिलहाल मिलती नहीं दिखाई दे रही है। संजय माधव जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। हम रुक करेंगे संजय वोरा जी का। संजय जी, लगातार जो है अशोक गहलोत वो डिमांड कर रहे थे कि राज्यों को एक पैकेज मिलना चाहिए, क्योंकि राज्य स्तर पर कोरोना की लड़ाई और जो अर्थव्यवस्था चौपट हुई है वो लड़ी जा रही है। वो अभी तक उसकी घोषणा नहीं हुई है। कितनी मुश्किलें आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि जो पैकेज आया है उससे भी आपने कहा कि जो इंस्टेंट राहत वाली बात है वो अभी तक नहीं मिली है, ना मजदूरों को, ना किसानों को, ना आम जनता को। देखिए, आप इसको समझिए कि 6,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है राज्यों को फसल खरीदने के लिए। अब
अगर हम 29 राज्यों का लें तो 200 करोड़ रुपए एक राज्य को मिलेंगे। राजस्थान में आप अगर देखें तो करीबन 1 करोड़ किसान होंगे। तो आप क्या दे रहे हैं उनको? उनकी फसल का मूल्य राजस्थान, अकेले राजस्थान में हजारों करोड़ रुपए में आता है। अगर उसका 10% भी करें तो वो कम से कम राज्य सरकार को 6-7 हजार करोड़ रुपया चाहिए होता है किसानों की फसल खरीदने के लिए, और केंद्र सरकार देश के तमाम राज्यों को दे रही है सिर्फ 6,700 करोड़ रुपए। आप मुद्रा लोन की बात कीजिए, आप जी। राजस्थान में 6.25 लाख जो MSMEs हैं, आप कह रहे हैं कि आप उनको 50,000 रुपए तक का देंगे। 50,000 रुपए में आप क्या कोई बिजनेस शुरू कर सकता है? या उनके ऊपर जो पुराना जो उनका कर्जा है वो तो माफ होगा नहीं, और नया उनको कर्ज ही दे रहे हैं आप। लेकिन 50,000 में भी क्या कोई अपना बिजनेस शुरू कर सकता है? और जी। हम लोग कभी डिटेल्स में नहीं देखते हैं। आप देखिए जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको कहा जा रहा है कि 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। 10,000 रुपए तक नहीं है, वो 2 से 10,000 रुपए तक है। अब किसी को 2,000 मिलेगा, किसी को 5,000 मिलेगा, उसमें जी। कोई भी आदमी कैसे अपना रोजगार शुरू कर सकता है? तो ये डिटेल्स में हमको अगर हम देखें तो ये बहुत जिस निराशाजनक व्यापक है। तरीके से जी। घोषणाएं होनी थी और जो राहत मिलनी चाहिए थी वो फिलहाल 2 प्रेस ब्रीफिंग्स के बावजूद भी मिलती दिखाई नहीं दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। वहीं लॉकडाउन के बीच राजस्थान सरकार ने एक नया फैसला किया है। राज्य में अब रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानें खुल सकेंगी। हालांकि ऐसा हॉटस्पॉट वाले इलाकों के लिए नहीं होगा, सिर्फ टेक अवे और होम डिलीवरी के लिए यह आदेश जारी किया गया है। गांव में सड़कों पर बने ढाबे खोलने की भी इजाजत दी गई है। हार्डवेयर के निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने के भी आदेश जारी हुए हैं। अब राज्य में वाहनों के शोरूम, एसी, कूलर, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें भी खुल सकेंगी। आपको बता दें कि राजस्थान में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है। तो अब मिठाई की दुकानें और इलेक्ट्रॉनिक्स और इन सब तमाम चीज़ों की दुकानें जो है राजस्थान सरकार खोलने जा रही है। धीरे धीरे जो लॉकडाउन 4 में जहां हम प्रवेश कर रहे हैं, वहीं पर जो नॉन कंटेनमेंट जोन है वहां पर ये सभी छूट राजस्थान सरकार दे रही है। आपको बता दें डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया है कि किन किन सेक्टर्स को रियायत दी गई है। रेस्टोरेंट और भोजनालय जितने भी है वहाँ लोग टेक अवे की फैसिलिटी शुरू करने की बात की है, होम डिलीवरी की बात भी की। वहाँ जाके खाना ला सकते हो और वो आपके घर पे खाना भेज सकते। ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कों पे ढाबे होते हैं, क्योंकि कई लोगों को परेशानी होती है, तो उन ढाबों को शुरू करने की परमिशन दी गई है। वाले की दुकान है, जो रोजमर्रा लोगों के काम आते हैं चीज, निर्माण सामग्री जहाँ मिलती है उनको अनुमति किया गया है। एसी, कूलर, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत संबंधी जो भी पंखे, बिजली, ट्यूबलाइट, सारी चीजें, ये जो दुकानें हैं इनको खोलने की अनुमति दी है। और वाहन बिक्री, जिनके पास 2 व्हीलर बेचने का या 4 व्हीलर बेचने वाला शोरूम है, वो भी बेच सकेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं मनीष गोधा जयपुर से, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। मनीष जी, तमाम रियायतें यहाँ पर राजस्थान सरकार दे रही है, चाहे वो मिठाई की दुकान खोलने की हो या फिर ऑटोमोबाइल्स के शोरूम्स खोलने को। हालांकि कोरोना का संक्रमण लगातार बना हुआ है, जो खतरा है कोरोना का राजस्थान में, लेकिन उसके बावजूद भी ये रियायतें अब देनी पड़ रही है राजस्थान सरकार को। देखिए आकांक्षा, ऐसा है कि अब जिस तरह की स्थितियां बनती जा रही हैं, खासतौर पर अर्थव्यवस्था को लेकर के और जो लोगों की रोजगार की स्थिति है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अब ये खोलना बहुत जरूरी हो गया है। भले ही राजस्थान में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, और जो प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनसे भी केसेस, वो भी एक कारण बन रहे हैं राजस्थान में केसेस होने का। लेकिन अब ये एक जरूरी सी स्थिति बनती जा रही है। वैसे भी प्रधानमंत्री ने जब बात कही थी कि लॉकडाउन 4 जो होगा वो एक बिल्कुल नए रंग रूप का होगा, अलग तरह का होगा, तो मुझे लगता है कुछ उसी दिशा की तरफ राजस्थान सरकार बढ़ रही है और इस तरह की रियायतें दे रही है, ताकि कामकाज गति पकड़ सके, अर्थव्यवस्था गति पकड़ सके। राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति है, मतलब बजट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री कई बार केंद्र सरकार से रियायतों की और पैकेज की मांग भी कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्थिति खराब हुई है। खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमने अप्रैल महीने में, मतलब मार्च और अप्रैल में मिलाकर करीब
10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई तो बहुत जरूरी है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ये तमाम जो कदम है वो राजस्थान सरकार को उठाने पड़ रहे हैं। शुक्रिया मनीष हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। और स्वराज राजस्थान में वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। If there is an outbreak in any part of the world, it will reach you. मंदिर मस्जिद से अधिक हमारे पास अस्पताल थी, तो मैं तो दूसरे दिन कहता कि आज हमारे मजदूरों को यहाँ लेके आओ। जो अपने पढ़े लिखे मिडिल क्लास के या अमीर लोग हैं तो उनको लाने के लिए स्पेशल जहाज भेज सकते हो आप। अपने गरीब मजदूर के लिए एक ट्रेन या बस भी इंतजाम नहीं करोगे आप। अगर प्रॉपर प्लानिंग ना होती तो शायद देश भर के अंदर कोरोना की महामारी की वजह से बहुत जाने भी जाती और अर्थव्यवस्था का भी बहुत नुकसान। In the history of mankind, 2020 would be seen as a year not for the Vision 2020, but for Corona 2020. देखिए नीलू व्यास के साथ हमारा स्पेशल प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. Bhabha University at Hoshangabad Road, Bhopal. Call 91650 25500. सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 180030026072। राजस्थान के बॉर्डर पर फंसे प्रवासियों को लेकर एक जनहित याचिका राजस्थान हाई कोर्ट में और दाखिल की गई है। इसमें याचिकाकर्ता की ओर से बहस पूरी कर ली गई है। याचिकाकर्ता की वकील की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने कहा कि 3 मई से इंटर स्टेट बसों का संचालन शुरू किया जाना था, लेकिन अभी तक ये बस सेवा शुरू नहीं की गई है। साथ ही याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने मांग रखी है कि महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में काफ़ी बड़ी तादाद में राजस्थान के प्रवासी फंसे हुए हैं, उन्हें वापस लाया जाए। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मोती सिंह जी जुड़ गए हैं, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट में वकील हैं। मोती सिंह जी, ये जो याचिका दायर की गई है राजस्थान हाई कोर्ट में, जिसमें डिमांड की गई है कि जो प्रवासी फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाया जाए, इसमें क्या क्या मांग इस याचिका में जो है वो मांगी गई है? याचिका में मुख्य रूप से जो मांग है वो माइग्रेंट लेबर आउट ऑफ राजस्थान है, उन लोगों को राजस्थान सरकार की एश्योरेंस थी 2 मई 2020 को कि उन सबको बसेज और ट्रेन फैसिलिटीज के मार्फत लाया जाएगा। लेकिन एडमिटेडली स्टेट गवर्नमेंट का टोटली फेलियर है कि स्टेट गवर्नमेंट न तो एक सिंगल बस अरेंज कर पाई है इंटर स्टेट सर्विस के लिए और ना अभी तक कोई ट्रेन सर्विस प्रोवाइड कराई पाई। स्टेट गवर्नमेंट की रिप्लाई इटसेल्फ ये कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेनें लगी है फ्रॉम 2 मई टू 14 मई तक राजस्थान आने के लिए जी। और उनमें सिर्फ और सिर्फ 8,000 लोगों का मूवमेंट संभव हुआ है, जबकि सरकार को 21 लाख लोगों को लाना है और सरकार की स्पीड रही तो सरकार को सालों लग जाएंगे उन लोगों को घर पर। जी, तो मुख्य रूप से जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं दूसरे राज्यों में, उन्हें वापस लाने को लेकर ये याचिका दायर की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। पाली जिले की सबसे बड़ी कपड़ा मिल में बुधवार को मिल के सैकड़ों मजदूरों ने लंबे समय से वेतन ना मिलने पर हंगामा खड़ा कर दिया। मिल के बाहर हुए इस हंगामे में मजदूरों ने पुलिस को भी नहीं बख्शा और उन पर पथराव किया, जिसे काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। इस पूरे हंगामे में कई मजदूर और पुलिस वाले घायल हो गए। अतिरिक्त बल के प्रयोग के बाद फिलहाल 100 से अधिक मजदूरों को हिरासत में ले लिया गया है।
इधर सीएम अशोक गहलोत ने प्रवासियों के दर्द पर चिंता जाहिर की है। गहलोत ने कहा कि जो प्रवासी मजदूर अपने परिवार के साथ पैदल जा रहे हैं, उनकी तस्वीरें विचलित और दिल दहलाने वाली हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इन वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो स्थानीय प्रशासन को उन लोगों की लोकेशन और मोबाइल नंबर उपलब्ध करवाएं। राजस्थान में आज दोपहर तक 90 नए मरीज कोरोना के मिले हैं। सबसे ज़्यादा उदयपुर में 25 मरीज, जयपुर में 16, नागौर में 16, जोधपुर में 8, सीकर में 7, अजमेर में 6 और चूरू में 4 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। तो आपको बता दें, लगातार राजस्थान में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता जा रहा है। आज भी उदयपुर में 25 मरीज मिले हैं। पूरे राज्य की बात करें तो 90 केसेस कोरोना पॉजिटिव्स के सामने आए हैं, जिसमें से उदयपुर में 25 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। वहीं जयपुर में 16 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लगातार राजस्थान में जहां कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। वहीं नागौर में आज 16 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। आइए अब देखते हैं खबरें धौरारी, यानी फटाफट खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की 3 महीने की फीस माफ करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इससे जुड़ी याचिका खारिज कर दी। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि फीस जमा नहीं कराने पर किसी बच्चे का नाम नहीं काटा जाएगा। बीकानेर में पापड़ बिजनेस फिर से निकल सकता है। पापड़ उद्योग से जुड़े लोग जिला कलेक्टर से मिले, जिसके बाद उन्हें अपना काम करने की इजाजत दे दी गई। हालांकि इसके लिए महिलाओं को सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। बीकानेर जिला के खाजूवाला क्षेत्र में मंगलवार शाम अचानक आए तूफान से बीएलडी नहर में कई पेड़ गिर गए। नहर में कटाव आने से कई किसानों के खेतों में पानी भर गया। प्रशासन को सूचना देने पर नहर का पानी बंद करवाया गया, जिसके बाद नहर के रास्ते को साफ करने का काम शुरू किया गया। प्रतापगढ़ में अरनोद थाना पुलिस में 4,50,000 रुपए की ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नाके पर पूछताछ के लिए इन दोनों को रोका गया और तलाशी लेने पर इनसे 45 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई। आइए अब देखेंगे खबरें रंगीले राजस्थान से। माउंट आबू अब एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एरिया भी है, इसलिए यहाँ के वनों में कई तरह के वन्य जीव रहते हैं। लॉकडाउन के बाद यहाँ की सड़कें सुनसान हो चुकी हैं और दिन के उजाले में ही भालू सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। तस्वीर में एक मादा भालू अपने 2 शावकों के साथ शाम के करीब 5 बजे ही शहर की सड़कों पर घूमने निकल पड़ी, जिसे हमारी टीम ने अपने कैमरे में कैद किया है। और अब कोरोना के वक्त कविता की बात, आइए सुनते हैं ईशमधु तलवार को, जो कि पत्रकार और लेखक हैं। सूरत राजस्थान में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।